Okay, good morning everyone. We have started with another topic for your econometrics, that is your factor analysis. Factor analysis, which is actually not a part of your syllabus. ये syllabus का part नहीं है. Syllabus का part है आपका reliability, and validity. Reliability and validity is a part of your syllabus, but इनको समझने के लिए we need to understand what is factor analysis. Then only we can understand reliability and validity testing. Okay. Before that, we have to understand one thing. In the previous class, we have done regression, simple linear regression, yes or no? After that we did multiple regression. Simple regression में क्या होता था? आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था y, ओके, इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस म्यू. y is your dependent variable, beta naught and beta 1 are the parameters, x1 is the dependent variable and mu is the stochastic term, that is random, that is disturbance term, okay, error term. In case of multiple regression, we have one dependent variable and beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta n xn plus mu. We have two or more than two dependent variables. Okay. We already did the assumptions of linear regression model and multiple regression model. इसमें जो assumptions थे CLRM, classical linear regression model assumptions, जिसमें हमने कुछ terms पढ़े थे like OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, फिर एक टर्म पढ़ा था ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, फिर हमने एक टर्म पढ़ा था गॉस मार्कोव थ्योरम, ओके. जब मल्टीपल रिग्रेशन की बारी आई तो हमने ये देखा कि मल्टीपल रिग्रेशन कैसे रन होता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और अगर मल्टीपल रिग्रेशन के अजम्पशंस वायलेट हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. मल्टी कोलिनियरिटी, देन हेटेरोसिडास्टिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन. अगर मल्टीपल रिग्रेशन के जो अजम्पशंस थे वो वायलेट होते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है मल्टी कोलिनियरिटी की, हेटेरोसिडास्टिसिटी की और ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आती है. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके. हमने इसमें देखा था कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सैंपल साइज और थ्रू डर्विन वाटसन टेस्ट, या फिर हम ड्रॉप ही कर दें वेरिएबल, ये सारे प्रोसेस है जिससे हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये तीन प्रॉब्लम्स हम इसे सॉल्व कर सकते थे. ये तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. ये सारी चीज़ें कर ली थी हमने. अब इसको ही कंटिन्यू करते हैं, आगे समझते हैं आगे का प्रोसेस क्या है. आते हैं मल्टीपल रिग्रेशन पे. y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 बीटा n xn प्लस म्यू.
दिस इज अ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल भी लेके आया हुआ हूँ आप लोगों को के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हैं। y इट इज डिमांड फॉर इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज। y इज डिमांड फॉर इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज, हमने ये मान लिया, ठीक है। किसी भी गुड्स का या सर्विस का डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अगर हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो हम लोग वहां पे बोलेंगे कि सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। लेकिन अगर हम सारे जो फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने लगे तो हमारे पास हजारों फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि x1 इज योर प्राइस, ठीक है, x2 क्वालिटी, ठीक है, x3। अब यहां पे हम लोग इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज आप तभी खरीदोगे जब आपके पास इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि ग्रीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सपोज x3 इज योर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। x4 हमें यह भी पता है कि गवर्नमेंट जो है वो इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रही है, उसके लिए वो सब्सिडीज दे रही हैं, सब्सिडीज। x5 टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। x6 क्लाइमेटिक कंडीशन, हमें पता है कि किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन अगर ख़राब होती है तो लोग ज़्यादा ही कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हम कैसे हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। और उनको सभी को इतना तो पता होता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ग्रीन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम लोग ये लिस्ट बनाएं तो ये तो हज़ारों आ जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, प्राइस, क्वालिटी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट एंड क्लाइमेट कंडीशन, ऐसे करके अगर आप लिस्ट बनाओगे तो बहुत सारी लिस्ट है। उन लिस्ट को सपोज आप एक सर्वे करना चाहते हो, ठीक है, आप ये पता करना चाहते हो कि जो डिमांड फॉर इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज है इसको अफेक्ट करने वाले मेजर फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है, मेजर फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सो दैट जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उन फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना, और इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज की सेल बढ़ा दें, ओके। तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग करते हैं फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमने एक लिस्ट बना ली बहुत सारे फैक्टर्स की, इन फैक्टर्स के ऊपर हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, हमारे रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया। सपोज प्राइस के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉर मी प्राइस इज अ मेजर फैक्टर्स टू डिमांड इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और उसका ऑप्शन दे दिया स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री। ये लिकर्ट स्केल पे हमने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ऐसे ही हमने जितने भी फैक्टर्स बनाए थे सबके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे आते हैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। दिस इज अ सर्वे कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर्स, ओके। काइंडली स्पेयर योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्सेज टू ऑल द सेक्शंस ऑफ क्वेश्चनर, ओके। नाउ हमने क्या किया, जो कस्टमर थे उनका पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिया, लाइक देयर नेम, देयर कॉन्टैक्ट डिटेल, देयर एज। एज इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज भी डिसाइड करता है कि हम लोग कौन सी किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने वाले हैं। देयर मैरिटल स्टेटस, देयर जेंडर,
their monthly income also is a factor which decides your demand. ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है हम ये समझते हैं कि वो ज़्यादा अवेयर होगा इन्वायरमेंट को लेकर के, दिस इज अजम्पशन, ठीक है, एग्जैक्टली क्या है ये हमें नहीं पता, ये हम अज्यूम कर रहे हैं. ओके, देन देयर ऑक्यूपेशन, वेदर दे आर अवेयर ऑफ इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज, येस और नो. ओके, ये तो रहे उनकी बेसिक्स, वो मतलब जनरल इंफॉर्मेशन, वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लाइक सोलर वाटर हीटर, सोलर पैनल, सोलर कुकर, सोलर वाटर पंप, एलईडी बल्ब, है ना, ये सारी चीज़ें. लाइक उसके बाद फिर रिसाइकल ग्रोसरी बैग्स, रिसाइकल्ड पेपर्स, बायोडिग्रेडेबल ट्रैश बैग्स, ठीक है, ये सारे. या फिर कौन सी इको फ्रेंडली सर्विसेज यूज़ करते हैं, लाइक ग्रीन आईटी सर्विसेज, इको टूरिज्म, ग्रीन बैंकिंग. ओके, आफ्टर दैट ये तो सारी चीज़ें क्या होगी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में. अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई कैन ईजिली फाइंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, है ना. स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, है ना, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री. दैट मीन्स अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर. यहाँ पे X7 और एक लिख लेते हैं, अवेलेबिलिटी, ठीक है. इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. ये देखो अब लिस्ट जो है बहुत बड़ी लिस्ट है, ये देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं. हमने इस तरीके की ये क्वेश्चंस पूछे लोगों से, उनकी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में भी पूछा, सारी चीज़ें पूछी, है ना. उसके बाद हमने ये पूछा कि वो अपने जो वो रिलेटिव्स हैं वो उनको कितना इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं. उनके रिलेटिव्स उनको समझाते होंगे नहीं हमें ग्रीन प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए, और सारी चीज़ें. हमने हर तरीके के क्वेश्चंस पूछे, क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए. अब मुझे ये बताओ, जैसे हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे हैं, क्या 50 के 50 क्वेश्चन रेलिवेंट होंगे? नहीं होंगे ना. और ऐसा भी हो सकता है कि हमने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे पूछे हो जो सेम चीज़ को मेजर कर रहा हो, रिपीटेड रिडंडेंट क्वेश्चंस, है ना. प्राइस से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन पूछ लिए मान लो, है ना, या प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर हमने 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए. 3-4 क्वेश्चंस एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि उससे जो रिस्पोंडेंट है वो भी इरिटेट होगा कि सेम चीज़ तो पूछ रहे हो बार बार, ठीक है. तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए व्हाट वी डू फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, ठीक है. अब आते हैं ये होता क्या है. आपने क्वेश्चंस देख लिए सारे, ठीक है, और लिकर्ट स्केल पे हमने क्वेश्चन पूछे. अब इसे समझो क्या होता है. ये फैक्टर एनालिसिस पे 2 काम होते हैं. पहला रिडक्शन, डायमेंशन रिडक्शन. हमने यहाँ पे इतने सारे डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछे, जरूरी तो नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट हो. तो फैक्टर एनालिसिस क्या करता है, पहला काम करता है डायमेंशन रिडक्शन, डायमेंशन रिडक्शन. डायमेंशन को रिड्यूस करता है. रिड्यूस करके क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं उसी को हाईलाइट करता है, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, पहला काम क्या करता है, डायमेंशन रिडक्शन का काम करता है. दूसरा काम क्या करता है, ये जितने क्वेश्चंस हमने पूछे उसको क्लब करके एक मेजर फैक्टर बनाता है. जैसे कि हमने प्राइस पे क्वेश्चन पूछा, क्वालिटी पे क्वेश्चन पूछा. ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट को अगर हम लोग क्लब करें तो हमारे पास एक फैक्टर आ सकता है ना, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक. प्रोडक्ट का प्राइस भी उसका कैरेक्टरिस्टिक बताता है, उसकी क्वालिटी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताती है. इन 2 क्वेश्चन को हमने क्लब करके एक मेजर
सब हेडिंग बना दिया। सिमिलरली सब्सिडीज एंड टैक्स बेनिफिट, इन दो क्वेश्चंस को भी तो क्लब कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, इसे हम एक टर्म बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग, डायमेंशन स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे? क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 2 3 4 ये 4 स्टेटमेंट है, ये चारों स्टेटमेंट एक फैक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर हमने 1 2 3 क्वेश्चन पूछे, ये दूसरे फैक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर हमने 5 क्वेश्चन पूछे, ये तीसरे फैक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, सबको क्लब करके हमने 3 फैक्टर्स बता दिए। अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड पब्लिक पॉलिसी अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रीन गुड्स एंड सर्विसेज, खत्म। ठीक है, फैक्टर एनालिसिस इज यूज्ड फॉर डायमेंशन रिडक्शन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेटा। चलो अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं इसे भी समझते हैं। फॉर दिस वी हैव सो मेनी सॉफ्टवेयर्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो टुडे वी आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड SPSS। उस पर कैसे करते हैं फैक्टर एनालिसिस, वो हम उस पर आते हैं। बेटा हाजी लगाती हो तो बता दो, और जितने नहीं लगाएंगे वो लगा दो, और दोबारा हाजी मत लगाना, इसमें एक ही हाजी जानी है। चलिए पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, write down factor analysis is a technique, factor analysis is a technique that is used to reduce a large number of variables into fewer number of factors, It is a, next line, it is a statistical data reduction and analysis technique that explains correlation among multiple outcomes or factors. Okay, अब डेटा रिडक्शन क्या होता है, राइट डाउन डेटा रिडक्शन और डायमेंशन रिडक्शन, डेटा रिडक्शन और डायमेंशन रिडक्शन it is a method of reducing large number of variables so that they are economically but accurately represented by a small set of new variables. Second is dimension structuring. It is a method of
discovering an underlying structure, full stop. For example, product characteristics can be measured by five statements like product price, product quality, product durability, etc. ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं अब ये समझिए. नाउ सी हियर, हमने ये सारे क्वेश्चंस पूछे अपने रिस्पोंडेंट से, ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, रिस्पोंडेंट ने ये सारे क्वेश्चन फिल किए होंगे, आंसर अपना रिस्पॉन्ड किया होगा, वो आंसर हमारे पास आ गया, हमने उन आंसर्स को क्या किया, SPSS जो सॉफ्टवेयर है उसमें फीड कर दिया. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, प्रोफेशन, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सोशल 1, सोशल 2, सोशल 3, सोशल 4, सोशल 5, देन मार्केट 1 2 3 4 5, देन प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, देन पब्लिक 1 2 3 4 5, क्लाइमेट 1 2 3 4, ये सारे हमने, ये एक्चुअली दिस इज अ प्रोसेस डेटा, हमने ये सारा प्रोसेस कर रखा है, लेकिन कैसे किया है दोबारा मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, है ना. अभी आप ये समझिए कि ये ऊपर में कुछ नहीं है, ये जो ऊपर जो है जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5 ऐसे लिखा हुआ है, जो कि हर स्टेटमेंट इनको इंडिकेट कर रहा है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, है ना. ठीक है, ये सारी चीज़ें. अब हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, हमने इन रिस्पॉन्सेज को लिया, हम लोग गए एनालाइज में. ठीक है, एनालाइज में गए, उसके बाद हम लोग आगे नीचे डायमेंशन रिडक्शन. ठीक है, यहाँ पे आया हुआ फैक्टर. ठीक है, फैक्टर पे क्लिक किया. अब हमें जितने भी स्टेटमेंट्स थे उनको हमने सेलेक्ट किया. हमने सारी स्टेटमेंट को राइट साइड में ले गए. ओके, नाउ गो टू डिस्क्रिप्टिव. वी नीड KMO and Bartlett's test for sphericity. ठीक है, देन व्हाट वी नीड univariate descript coefficients, significance level, then continue, then go to extraction में कोरिलेशन मैट्रिक्स, स्क्री प्लॉट हमने सेलेक्ट कर लिया. ये आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही रख रहे हैं हम लोग. ये क्या होता है मैं सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगा. ठीक है, देन कंटिन्यू, देन रोटेशन. रोटेशन में हम लोग पहले आते हैं डायरेक्ट ओब्लीमेन में. ठीक है, यहाँ से हम एक चीज़ टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे वेरीमैक्स. तो हमने क्या सेलेक्ट किया, डायरेक्ट ओब्लीमेन, कंटिन्यू, scores में we do not need anything, factor coefficient no, we don't need anything. then options में suppress small coefficient, और यहाँ पे absolute value में हमने कर दिया 0.30. ये क्या होते हैं सारी चीज़ें मैं एक एक करके समझाऊंगा आप लोगों को. और रोटेशन में ये ठीक है. एक्सट्रैक्शन, देखो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन में हमने ये मेथड्स में देखो लिस्ट है बहुत सारी, ये सारे तरीके हैं फैक्टर एनालिसिस करने के, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन मेथड इज दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. ओके,
कंटिन्यू किया हमने, ओके किया, अब इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये आ गया रिजल्ट। ओके, स्टार्टिंग से देखते हैं ये सारे रिजल्ट्स हैं क्या। यहाँ पे हमें कोरिलेशन दिया हुआ है, कोरिलेशन को बाद में यूज़ करेंगे, जितने वेरिएबल है सबके आपस में कोरिलेशन गिवन है। Now see here, this table communalities, कम्युनैलिटीज़ में ये जो एक्सट्रैक्शन वाली जो वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रैक्शन वाली वैल्यूज़, ये वैल्यू अगर 0.5 से बड़ी है, ये वैल्यू अगर 0.5 से बड़ी है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन वाली वैल्यू देखिए जैसे 0.966, देन नेक्स्ट वैल्यू इज 0.942, 0.986, 0.965, 0.961, 0.820, 0.772, ऐसे करके ये सारी वैल्यू 0.5 से ऊपर है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0.5 से कम नहीं दिख रही है अभी तक, तो सारी वैल्यू 0.5 से ऊपर है, दैट मीन्स एक्सेप्टेबल है। ओके, देन टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन। यहाँ पे टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन में जो ये लास्ट वाली वैल्यू है, एक्सट्रैक्शन सम्स ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स, उसकी जो लास्ट वाली वैल्यू है 91.463, ये अगर 60% से ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। ये एक्सप्लेन करता है, देखो यहाँ पे जो इनिशियल आइगन वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू लिखा है 50%, लिखा है ना, दैट मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज एक्सप्लेनिंग 50% वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड फैक्टर 63, थर्ड इज 75, तीनों को मिला लें अगर तो 75% एक्सप्लेन हो रहा है, फोर्थ को मिला लें तो 82, देन सो ऑन। तो ये जो अगर यहाँ पे जो कुमुलेटिव वाली वैल्यू है 91% दिखा रही है, दैट मीन्स ये एक्सेप्टेबल है, 60% से ज़्यादा इज एक्सेप्टेबल। स्क्री प्लॉट, स्क्री प्लॉट में हम बोलते हैं एल्बो, एल्बो। ठीक है, यहाँ पे स्क्री प्लॉट में हम लोग मार्क करेंगे वैल्यूज़, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 1, 0 और 2 के बीच में एक 1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर में जितने भी डॉट्स होंगे वो हमारे फैक्टर्स हैं। जैसे इसके ऊपर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फैक्टर्स हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये 1 के ऊपर की वैल्यू 6 डॉट्स हैं। दैट मीन्स हमने जो ये इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे ना, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे, हम इन सारे क्वेश्चंस को 6 फैक्टर्स में फिट कर सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, फैक्टर 6, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उनको 6 फैक्टर्स में हमने फिट कर दिया। अब हमारे पास 6 फैक्टर्स दिखे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास 6 मेजर फैक्टर्स हैं, और हमने सपोज 50 क्वेश्चन पूछे थे, उन 50 क्वेश्चन को 6 फैक्टर्स में फिट करना है। लेकिन कौन सा क्वेश्चन कौन से फैक्टर में जाएगा हमें ये भी तो पता करना है ना। तो देखो यहाँ पे फैक्टर 1 जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसमें ये सारे क्वेश्चंस लाई कर रहे हैं। एक मिनट, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे जितने जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये फैक्टर 1 में, ये जितने स्टेटमेंट्स हैं ये सारे फैक्टर 1 को मेजर कर रहे हैं। फिर आते हैं फैक्टर 2 पे। फैक्टर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन मेजर कर रहे हैं?
ये वाला, आई कैन ईजिली फाइंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, ब्रांड यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखो यहाँ पे मार्केट मार्केट आ रहा है ना, ये हुआ मार्केट का, हम इससे समझ में आ सकता है ना कि हम मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। फिर आते हैं इसी तरीके से ये 6 फैक्टर्स में हम इन सारी स्टेटमेंट्स को फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ है ये सारे। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये आई हैव द कैपेबिलिटी टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये फैक्टर 1, 2, 4 एंड 5 ये 4 में लाई कर रहा है, जिसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -6.6 है ना। तो टेक्निकली ये फैक्टर 1 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में जब एक ही स्टेटमेंट बहुत सारे फैक्टर्स को मेजर करते हैं ना, तो उसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन से अगर आप 4-5 चीज़ें पता कर रहे हो तो वो रेलिवेंट नहीं रह जाती। एक क्वेश्चन एक ही चीज़ को मेजर करना चाहिए, एक स्टेटमेंट एक फैक्टर को मेजर करना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे भी रिपीटिटिव है वहाँ पे से उसको हटा देंगे हम लोग वैल्यूज़ को। 2 से ज़्यादा रिपीटेड है, 1 से भी ज़्यादा हो, एक से भी ज़्यादा हो तो हटा दे, टेक्निकली हटा देते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वैल्यू देखते हैं ये वाली, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोडक्ट एक्टिविटीज दैट हार्म द इन्वायरमेंट, ओके। यहाँ पे फैक्टर 1 में आ रहा 0.793 और यहाँ पे आ रहा -0.533। तो हम लोग ये जो पॉजिटिव जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसमें ले लेंगे, फर्स्ट फैक्टर में ले लेंगे, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स हैं, अब इनका यूज़ कैसे करना है वो भी सीखते हैं हम लोग। दिस आर स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, कंपोनेंट करेक्शन मैट्रिक्स, चलिए ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस हमने किया, अब इसका यूज़ क्या है ये भी समझिए। हमने 50 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। 50 क्वेश्चन से हमें पता चला कि ये जो 50 क्वेश्चन हैं हम 6 फैक्टर्स में आइडेंटिफाई कर उसको समराइज कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स डिपेंडेंट ये है डिमांड फॉर इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इंडिपेंडेंट x1, x2, x3, x4, x5, x6। तो 6 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इसके आगे का प्रोसेस समझिए पहले। डिमांड this is factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5 and factor 6। हम लोग के पास एक आइडिया था, हमें ये पता करना था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन ग्रीन गुड्स एंड सर्विसेज को, इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, ठीक है। हमारे पास ये एक आइडिया था, हमें ये पता करना था। ये पता करने के लिए हमने जहाँ से भी मिला हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स को यूज़ किया और ये कस्टमर से या फिर रिस्पोंडेंट से हमने उनसे सवाल पूछे और उनका रिस्पॉन्सेज लिया। हमने 50 क्वेश्चन आ गए हमारे पास। 50 क्वेश्चंस को हमने जब फैक्टर एनालिसिस किया और उसको डायमेंशन रिडक्शन किया और इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो हमें समझ में आया कि ये 50 क्वेश्चन मिल करके 6 मेजर फैक्टर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये 6 मेजर फैक्टर्स हमारे डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ये हमने एक मॉडल तैयार कर लिया, ठीक है, एक रिसर्च मॉडल तैयार कर लिया, ठीक है। अब ये मॉडल जो हमने बनाया है वो रिलायबल है या नहीं और वैलिड है या नहीं,
वो टेस्ट करना है हमें। रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी की मीनिंग होती है कंसिस्टेंसी, है ना। कि सपोज कंसिस्टेंसी को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में आपने 90% स्कोर किया, ठीक है। अगले दिन फिर वही एग्ज़ाम दिया, फिर से आपने 90% स्कोर किया या 91% स्कोर किया। अगले दिन फिर एग्ज़ाम दिया, फिर वही 90 के रेंज में आपने स्कोर किया। दैट मीन्स क्या है? आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है। जितनी बार भी एक्टिविटी करें वो सेम रिजल्ट है। हाँ, इसको और ऐसे समझिए। डार्ट बोर्ड पे कभी निशाना लगाया आप लोगों ने? ऐसे ही कुछ दिखता है। फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले पे आते हैं। सपोज आपने 5 अटेम्प्ट किए, 5 बार निशाना लगाया और पांचों बार जो निशाना है ना यहां पे लगा। क्लियर? दैट मीन्स आप एक ही जगह पे निशाना लगा रहे हो, दैट मीन्स आप कंसिस्टेंट हो, है ना, रिलायबल हो। एक ही जगह पे निशाना लग रहा है, ठीक है, आप कंसिस्टेंट हो। लेकिन क्या ये एक्यूरेट जगह है निशाना लगाने के लिए जहां पे सबसे ज्यादा पॉइंट मिले, है ना? दैट मीन्स ये वैलिड नहीं है। रिलायबल तो है, आप कंसिस्टेंट तो हो, लेकिन एक्यूरेट नहीं हो, है ना, वैलिड नहीं हो। समझ में आ रहा है? सपोज आप अपना वेट मेजर करते हो, एक मशीन वेइंग मशीन है, उस पर आप अपना वेट मेजर करते हो, आपका एक्चुअल वेट इज 65 किलो, ठीक है, लेकिन आप जब भी मेजर करते हो अपना वेट तो वो 75 kg दिखाता है वो मशीन। या फिर अगर थर्मामीटर का यूज करो, है ना, थर्मामीटर का काम क्या है? आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना। आपका सपोज बॉडी टेम्परेचर इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, लेकिन आप जब भी मेजर कर रहे हो तो वो 99 शो कर रहा है। दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट तो है, रिलायबल तो है, लेकिन वैलिड नहीं है। मशीन कंसिस्टेंट तो है लेकिन वैलिड नहीं है। यहाँ पे आपका जो निशाना है कंसिस्टेंट है लेकिन वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंट हो लेकिन सही नहीं हो आप। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब आपने दोबारा अटेम्प्ट किया, एक बार सेंटर में गलती से लग गया, लेकिन एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ठीक है। अब इन सब का अगर एवरेज ले, सबका एवरेज ले तो ये यहां सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है। अगर एवरेज ले तो ये सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये वैलिड है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, कभी इधर जा रहा 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 है, ठीक है। फर्स्ट इज दिस वन, इसको ABCD कर लेते हैं, ABCD। A is reliable but not valid, B valid but not reliable, ठीक है। थर्ड में आते हैं। आपने जो निशाना लगाया यहां पे है, सारे ऊपर में जा रहे हैं। अब इनका एवरेज लोगे तो भी सेंटर में लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो C इज नीदर वैलिड
नॉर रिलायबल। डी पे आते हैं, आपका सारा निशाना इसी पे लाई कर रहा है। डी इज वैलिड एंड रिलायबल। ठीक है, समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? रिलायबल क्या होता है, वैलिड क्या होता है? अब इसी कॉन्सेप्ट को, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हमने क्या किया था, हमने 6 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे फ्रॉम F1 टू F6। हमने ये मॉडल बना लिया था कि ये सारे फैक्टर्स जो डिमांड है उसको अफेक्ट करते हैं। हमने ये बनाया मॉडल, हमने क्वेश्चन के थ्रू एक मॉडल बनाया। ठीक है, और ये 6 फैक्टर्स कहाँ से मिले? फैक्टर एनालिसिस से। लेकिन क्या ये फैक्टर्स रिलायबल हैं? है ना, हर बार ये डिमांड को मेजर कर पा रहे हैं? ठीक है, क्या ये 6 फैक्टर्स वैलिड हैं? क्या ये डिमांड फॉर इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर पा रहे हैं या फिर डिमांड फॉर समथिंग एल्स? वैलिड है या नहीं? अब वो टेस्ट करने की बारी आ गई है। ठीक है, हमने एक मॉडल बनाया अपने रिसर्च के थ्रू, और उसको, उस मॉडल को ये चेक करना है अब जो मॉडल वो सही है या नहीं, उसके लिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपके सिलेबस वाले पार्ट पे, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। दिस इज योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये 2 टॉपिक्स जो। ठीक है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, हमने जो 50 क्वेश्चंस पूछे थे उन 50 क्वेश्चन को मेजर कर लें और ये देखें ये कंसिस्टेंट है या नहीं। दूसरा तरीका, जो 6 फैक्टर्स हमने बनाए हैं ग्रुपिंग करके, फैक्टर्स वाइज मेजर करें और देखें ये रिलायबल है या नहीं। ठीक है, एनालाइज देन स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। क्लिक। सबसे पहले जितने भी 50 क्वेश्चन थे सारों को यूज करते हैं और देखते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं। ओके, उन क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में गए, वी नीड आइटम एंड स्केल इफ डिलीटेड, ये 2 चीज़ चाहिए हमें। देन कंटिन्यू एंड ओके। अब यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आया उसमें एक आया क्रॉनबैक अल्फा। क्रॉनबैक अल्फा 1 के जितने पास होता है हमारा जो मॉडल है वो उतना रिलायबल होता है। ठीक है, जितना 1 के करीब होगा उतना रिलायबल होगा। यहाँ पे क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0.955। दैट मीन्स हमने ये जो 50, टोटल एक्चुअली 28 क्वेश्चन पूछे थे, ये जो इतने 28 क्वेश्चंस हैं ये रिलायबल हैं। फर्स्ट थिंग ये हुआ पहली चीज़। अब इंडिविजुअली देखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली देखते हैं, जैसे ये 0.955 आया है, इंडिविजुअली आते हैं हम लोग। अगर हम उन 28 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अगर इसे डिलीट कर दें तो हमारी रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, 0.953 हो जाएगी 0.955 से। सेकेंड क्वेश्चन डिलीट करें तो 0.952 हो जाएगी, कम रिलायबल हो जाएगी, है ना। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं।
हम लोग कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि जिसको अगर डिलीट कर दें तो हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाए। उसके लिए हमें आइडेंटिफाई, जैसे ये क्वेश्चन है, आई कैन ईजिली फाइंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। अगर ये वाले क्वेश्चन को हम ना पूछें, डिलीट कर दें, तो हमारी रिलायबिलिटी देखिए 0.958 हो जाएगी फ्रॉम 9.55 से, है ना, हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स अगर हमने ये क्वेश्चन को अगर डिलीट कर दिया, 28 की जगह 27 क्वेश्चन पूछे, तो हमारी रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। और कोई देखते हैं स्टेटमेंट, ये वाला भी, ब्रांड यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू प्रमोट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसको भी अगर डिलीट कर दें तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी रिलायबिलिटी, ठीक है। देन दिस क्वेश्चन, आई फाइंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स, इसको भी डिलीट कर दें तो हमारी रिलायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सर ये तो लेकिन कन्वीनियंट हो गया ना हमारी, ये मतलब जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी इससे हमारा वो रिलायबिलिटी घट रहा है, उसको हटा दो। ऑब्वियसली देखो, आप खुद का एग्जांपल लो। आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने हैं, 100/100 लाना है, 100% स्कोर करना है, ये आप चाहते हो, ठीक है। और हर बार आप चाहते हो कि मैं सबसे ज़्यादा स्कोर लाऊं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, ठीक है। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपने देखा कि अगर मैं सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ लूँ, दोपहर में 1 घंटे पढ़ लूँ, शाम में 3 घंटे पढ़ लूँ, तो मेरा स्कोर अच्छा आता है, ठीक है। और आपने क्या क्या किया, आपने बोला कि मैं टीवी नहीं देखूंगा, बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, ठीक है, और अपनी हेल्दी डाइट लूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने से आपका स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। आप कंसिस्टेंट रह रहे हो, फोकस्ड रह रहे हो, क्लियर। लेकिन जब आपने इसी सारे फैक्टर्स को, सारे स्टेटमेंट जो आपने बोले, इसको जब टेस्ट किया तो आपको पता चला कि अगर आप टीवी देखते हो, है ना, तो आपकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। या फिर आप अगर शाम में 2 घंटे ना पढ़ो तो आपकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाएगी, आप और ज़्यादा स्कोर करोगे। तो आप चाहोगे ना कि और ज़्यादा स्कोर करो और कंसिस्टेंट रहो, तो आप एक काम करोगे, आप शाम में पढ़ाई छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। या फिर वेट के हिसाब से लेते हैं आप, या फिर रनिंग के हिसाब से, आप चाहते हो कि डेली आप 3 किलोमीटर आप रनिंग करो, उसके लिए आपने एक रूटीन बनाया कि मैं ये एक्सरसाइज करूंगा, दिन में 4 रोटी खाऊंगा, सैलेड खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, तो मैं डेली 3 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, ठीक है, और मुझे डेली 3 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। उन फैक्टर्स में से मैंने देखा कि अगर मैं 4 रोटी की जगह 3 रोटी ही खाऊं तो मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूं, तो मैं 3 रोटी ही खाऊंगा। सिमिलरली इन 28 क्वेश्चंस में से अगर मैंने कोई ये वाला क्वेश्चन या ये क्वेश्चन हटा दिया तो मेरी कंसिस्टेंसी और बढ़ जाएगी। मेरा जो टेस्ट है, मैंने जो एक मॉडल तैयार किया है, वो और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा और ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं वो क्वेश्चन को हटाऊंगा, ठीक है। ये कन्वीनियंस नहीं है, ये बेसिक कॉमन सेंस है कि जिस चीज़ से हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है ना, वो हमें करना है। ये सारे स्टेटमेंट्स आ गए, ये हमने किया सारे स्टेटमेंट वाइज। अब इनको फैक्टर वाइज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी गो टू एनालाइज, वी गो टू स्केल रिलायबिलिटी, इसे रीसेट कर देते हैं, ओके। अब चेक करते हैं फैक्टर वाइज। हमने 6 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से ये 5 जो स्टेटमेंट हैं ये एक फैक्टर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, आइटम्स, स्केल इफ डिलीटेड, कंटिन्यू, ओके। अब जो फैक्टर 1 है उसका क्रोनबेक अल्फा देखिए 0.889 है, ठीक है, जो कि 1 के बहुत ज़्यादा पास है। दैट मीन्स अगर 0.7 से ज़्यादा है क्रोनबेक अल्फा तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर ये जो 5 स्टेटमेंट हमने यूज़ किए थे एक फैक्टर को मेजर करने के लिए, और हमारा रिजल्ट कितना था, 0.889 ना, 889। इन 5 फैक्टर्स में से
अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिलीट कर दें, सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछें, तो हमारा क्रॉनबेक अल्फा कितना हो गया 0.898। दैट मीन्स हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट अगर सेकेंड क्वेश्चन को डिलीट कर दिया तो कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, थर्ड को डिलीट किया तो और कम हो जाएगी, फोर्थ एंड फिफ्थ को डिलीट किया तो और कम। दैट मीन्स ये 4 क्वेश्चंस जो हैं, नीचे वाले 4 क्वेश्चंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हटाया भी जा सकता है। क्लियर? एक और देखते हैं इसी तरीके से। वी गो टू एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी, इसको रीसेट किया। दूसरा कोई फैक्टर टेस्ट करते हैं। फैक्टर 1 देख लिया हमने, फैक्टर 2 देखते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस फैक्टर 2 को मेजर कर रहे हैं। ये पांचों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लेके गए। आइटम्स, स्केल इफ डिलीटेड, कंटिन्यू, ओके। सेकेंड वाला जो फैक्टर है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। इसका क्रॉनबेक अल्फा कितना है 0.590, 0.7 से कम है ना, कम रिलायबल है। दैट मीन्स जो सेकेंड फैक्टर्स हमारा है वो कम रिलायबल है। क्या इस कम रिलायबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है? देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 को डिलीट कर दें तो हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, 0.63 और 0.609 हो जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1, 3 एंड 4 को हटा के चेक करते हैं, ठीक है। 1 को हटा दिया, 4 को हटा दिया और 5 को हटा दिया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन से चेक करते हैं हमारा कितनी होती है रिलायबिलिटी। 0.690 रिलायबिलिटी बढ़ गई ना। पहले कितनी थी रिलायबिलिटी, ये देखिए, पहले थी 0.590, अब कितनी होगी रिलायबिलिटी? अगर हमने 3 क्वेश्चन हटा दिए तो 0.690, ऑलमोस्ट 0.7 के पास पहुंच गई, ठीक है। तो इससे हम अपने मॉडल को और स्ट्रॉन्ग बना लिए और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गए, ठीक है। ये होता है रिलायबिलिटी टेस्टिंग। क्लियर? तो राइट डाउन, first write down reliability. It is the extent to which the results, it is an extent to which the results can be reproduced when the research is repeated under the same condition. ठीक है, आप हर बार सेम रिजल्ट लेके आ रहे हो, दैट मीन कंसिस्टेंट हो, रिलायबल हो, ओके। एक्सटेंट, second point, reliability is about the consistency को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना या फिर बोल्ड कर लेना, consistency of a measure. Next line, reliability refers to whether or not you get the same answer, by using an instrument to measure something more than once.
For example, a thermometer is a reliable tool that would measure the correct temperature each time. That measures the correct temperature each time. Okay. Write one more line. A reliable measure is not always valid. Is not always valid. Okay. ठीक है. दैट मीन्स आप कंसिस्टेंट हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप सही हो. जैसे कि वहां पे जो पहला एग्जाम्पल था, आप कंसिस्टेंट तो हो, आप एक ही जगह पे हर बार निशाना लगा रहे हो, लेकिन क्या ये सही है? नहीं है ना. तो ये रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है. ठीक है. नाउ कमिंग टू वैलिडिटी टेस्टिंग. राइट डाउन वैलिडिटी. Validity is the extent to which the results really measures what they are supposed to measure. Next line. Validity is about the accuracy को डबल इन्वर्टेड कॉमा या बोल्ड कर लेना. Validity is about the accuracy of the measure. Validity shows how a specific test is suitable for a particular situation. For example, specific test is suitable for particular situation. For example, a test for intelligence should measure intelligence and not something else such as memory. Such as memory. ठीक है. इसका ये मतलब हुआ कि आपने एक मॉडल बनाया, ठीक है, जो कि आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करता है. सपोज IQ मेजर करना है, आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट मेजर करना है. उसके लिए आपने एक टेस्ट बनाया कि अगर ये 5 क्वेश्चन का जवाब आप सही दोगे तो आपकी IQ ज़्यादा है, अदरवाइज कम है. ठीक है. ये आपको लगता है कि आपने ये 5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर बना दिया. ठीक है. अब जब आपने ये टेस्ट किया तब आपको पता चला कि ये किसी पर्सन की इंटेलिजेंस को नहीं मेजर कर रहा है, उसकी मेमोरी को मेजर कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा याद रख सकते हो. सपोज कौन सी कंट्री का कैपिटल क्या है, कौन सी कंट्री का करेंसी क्या है, किस कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम क्या है. ये तो मेमोरी बेस्ड हो गया, ये तो इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं हुआ, है ना. आप बोल तो रहे हो कि आप IQ मेजर कर रहे हो, लेकिन क्या आप IQ मेजर कर रहे हो?
ठीक है, अगर आप IQ मेजर कर रहे हो तो ये टेस्ट वैलिड है, अगर ये IQ की जगह कुछ और मेजर कर रहा है तो ये वैलिड नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। देन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी टेस्टिंग। Types. First is face validity. Face validity. Write down face validity refers to the extent to which a test appears to measure what it claims to measure based on its face value. इसका ये मतलब हुआ आपने क्वेश्चन को देख के ही बता दिया कि ये वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैथ का क्वेश्चन पेपर है, आप एग्जाम देने आए हो, मैथ्स का एग्जाम है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा और सारे क्वेश्चन आपने देखे मैथ्स के ही लग रहे हैं, तो आपने बोल दिया चलो ये मैथ्स का ही क्वेश्चन पेपर है, ये हमारी मैथ्स की एबिलिटी को मेजर करने वाला है। ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखा, इसमें देखा कि सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, है ना, तो आपने बोल दिया कि चलो ये इंग्लिश टेस्ट कर रहा है, देख के बताया। लेकिन क्या ज़रूरी है क्या इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी हुई तो वो इंग्लिश ही टेस्ट कर रहा होगा? ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? मतलब आप देख के बता रहे हो कि चलो ये तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी। The extent to which the measurement covers all aspects of the concept being measured. ठीक है, ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है तो वो कंटेंट वैलिड है। इसको कैसे समझेंगे? सपोज आप किसी लैंग्वेज का टेस्ट ले रहे हो, आप ये देखना चाहते हो कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अच्छा है या नहीं। लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए आप उसका क्या क्या स्किल्स चेक करते हो? उसकी रीडिंग स्किल, ठीक है, वो पढ़ पाता है कि नहीं वो सब उस लैंग्वेज को, उसकी राइटिंग स्किल, है ना, वो लिख पाता है कि नहीं उस लैंग्वेज को, उसकी स्पीकिंग स्किल, वो बोल पाता है कि नहीं, और उसकी लिसनिंग स्किल। ठीक है। अगर ये चारों स्किल्स हैं किसी पर्सन के पास, ठीक है, तो वो हम ये समझते हैं कि उस पर्सन को ये लैंग्वेज आती है ना। हमने क्या किया, जितने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, हमने किसी भी चीज़ के सारे एस्पेक्ट को कवर किया है ना। सपोज हमने जो टेस्ट किया उसमें लिसनिंग वाला पार्ट ही नहीं था, ये वाला पार्ट ही नहीं था, जो कि ये मेजर एस्पेक्ट है जो हमने मेजर ही नहीं किया, तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं होगा। हमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना होगा। ठीक है।
थर्ड, क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी। It evaluates how accurately a test measures the outcome it was designed to measure. It was designed to measure. Okay. Criterion validity are of two types. Concurrent and predictive. Concurrent validity and predictive validity. Fourth type of validity is construct validity. Construct validity. Write down. A construct is a theoretical concept. A construct is a theoretical concept or idea that usually not directly measurable. Not directly measurable. For example, motivation, anxiety, stress, etc. ठीक है। सी, कभी कभी हम लोगों को रिसर्च में ऐसी चीज़ें भी मेजर करनी पड़ती है जिसका कोई डायरेक्ट टेस्ट ही नहीं है। ठीक है। जैसे अगर आपकी मोटिवेशनल लेवल को या फिर सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करना है तो सेटिस्फैक्शन इज अ क्वालिटेटिव टर्म। ठीक है। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए आप क्वेश्चंस बनाते हो। ठीक है। उसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट। ठीक है। जैसे सेटिस्फैक्शन मेजर करने के लिए आपने 4 स्टेटमेंट पूछे। ठीक है। और उन 4 स्टेटमेंट के बेस पे आपने ये बताया कि ये पर्सन सेटिस्फाइड है या नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट। ठीक है। सिमिलरली, in order to measure your motivation, we have asked you 5 questions. Statement 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए, इसके बेस पे हमने ये पता कर लिया कि आप मोटिवेटेड हो या नहीं हो। ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट की वैलिडिटी चेक करने को हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। दैट मीन्स हमने जो टेस्ट बनाया, हमने 5 क्वेश्चन पूछ के आपने आपकी जो मोटिवेशन को चेक किया, क्या ये वैलिड है या नहीं, क्या ये एक्यूरेटली आपके मोटिवेशन को मेजर कर रहा है या नहीं। ठीक है। अगर वो एक्यूरेटली मेजर कर रहा है आपके मोटिवेशन को तो वो आपने जो 5 क्वेश्चन बनाए हैं वो वैलिड है। ठीक है। समझ में आ रहा है। ठीक है। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी चेक करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स कॉल्ड कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट।
वैलिडिटी टेस्टिंग, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्टिंग। ये आज का लास्ट टॉपिक है, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्टिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, write one statement. A reliable method is not a valid method, but a valid method is automatically a reliable method. ठीक है, चलिए अब इसे टेस्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। वी गो टू एनालाइज, वी गो टू कोरिलेट, एनालाइज में गए एंड कोरिलेट। ओके, कोरिलेट में बाईवेरिएट कोरिलेशन, बाईवेरिएट। ठीक है, हमने टोटल 28 क्वेश्चंस पूछे थे, उन 28 क्वेश्चंस को हम राइट साइड में ले जाएंगे सिलेक्ट करके। राइट साइड में लेके गए। ओके, वी नीड पियर्सन कोरिलेशन एंड वी नीड वन टेल टेस्ट। ओके, पियर्सन कोरिलेशन एंड वन टेल टेस्ट। बाकी सारी चीज़ें ये फिक्स रहती हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टाइल, ठीक है, ओके। अब ये आ गया रिजल्ट हमारे पास। इस रिजल्ट, ये रिजल्ट काफ़ी बड़ा है, ये देख रहे हो आप, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स 28 क्वेश्चंस पूछे थे, 28 क्वेश्चन का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन आ गया हमारे पास। ओके, अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे। अब हमें इसमें कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्ट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड इज फर्स्ट वी कॉपी पेस्ट इट टू अ वर्ड फाइल, तभी हम लोग कर पाएंगे। इसे वर्ड फाइल में पेस्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं, कंज्यूमर वालों पे आते हैं। जस्ट सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर, ओके। हमने क्या किया, उन सभी वैल्यूज़ को, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है, इसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 है। ये 5 स्टेटमेंट मिलके एक फैक्टर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 है, ठीक है। दैट मीन्स ये 1 क्या शो कर रहा है, SF1 का कोरिलेशन SF1 के साथ ऑब्वियसली 1 ही आएगा। यहाँ पे SF2 का कोरिलेशन विथ SF1, यहाँ पे SF3 का कोरिलेशन विथ SF1 एंड SF2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये जो 5 क्वेश्चन मिल करके एक फैक्टर मेजर कर रहे थे, उसको हमने यहाँ पे कलर कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कोई भी वैल्यू
0.3 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 0.3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 0.3 से कम नहीं है तो ये कन्वर्जेंट वैलिड है, दैट मीन्स फैक्टर 1 इज कन्वर्जेंट वैलिड। अब आते हैं फैक्टर 2 पे। फैक्टर 2 है ना, m1 m2 m3 m4 m5। अब यहां पे भी कोई वैल्यू 0.3 से कम नहीं होनी चाहिए, ये वाली जो कलर वाली है, ये वाली, ठीक है। अगर ये 0.3 से कम नहीं है तो ये भी वैलिड है, कन्वर्जेंट वैलिड है, ठीक है। ये तो रहा कन्वर्जेंट वैलिडिटी टेस्ट करने का तरीका। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्ट करने का तरीका। उसके लिए ये जो रिजल्ट है, एक्चुअली यहाँ पे बड़ा स्क्रीन होना चाहिए था और सो दैट ये दिख सके और क्लियरली। 1 2 3 4 5 ये जो 5 फैक्टर्स थे, 5 फैक्टर्स, उसके बाद भी ये बहुत बड़ा है ना, ये छोटे में फिर वैल्यूज नहीं दिखेंगी, देख रहे हो, ये बहुत बड़ा है। मैं वैसे ही समझा देता हूँ क्या होता है। हम लोग डाउनवर्ड चेक करेंगे, ठीक है, और राइटवर्ड चेक करेंगे। इसको यहीं पे देख लेते हैं, रुको, डाउनवर्ड। सपोज ये वाला है वैल्यू, फैक्टर 1 के लिए SF1 to SF5 है ना। अब ये जो वैल्यूज हैं, अब इनसे हम लोग नीचे चेक करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज इस कॉलम में सारे नीचे तक चेक करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। ये डाइवर्जेंट वैलिड तब होगा जब सारी वैल्यूज 0.3 से कम होंगी। हाँ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 5 स्टेटमेंट थे ये एक फैक्टर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट है। बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो किसी दूसरे फैक्टर को मेजर कर रहे हैं, समझ में आया। इसी फैक्टर को मेजर नहीं कर रहे हैं, दूसरे फैक्टर को मेजर कर रहे हैं, तो उनका कोरिलेशन कम होना चाहिए। ये 5 फैक्टर, ये 5 स्टेटमेंट जो एक फैक्टर को मेजर कर रहे हैं, इनका आपस में कोरिलेशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उनका कोरिलेशन इनसे कम होना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों को उसको भी इसी में इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आया। तो इन सभी की वैल्यू 0.3 से ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी की वैल्यू 0.3 से कम होनी चाहिए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट वैलिड है या नहीं। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा उसको नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। ये आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसे समझो। आप जब रिसर्च करते हो, रिसर्च करने के लिए एक प्रॉब्लम होता है या रिसर्च गैप होता है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करना होता है, ठीक है। हम अपना एग्जांपल लेते हैं। हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या था, हमें वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना था जिसकी वजह से डिमांड फॉर इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज इंपैक्ट होती है। ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम था, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम
को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, हमने पता करने की कोशिश की कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड फॉर इको फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट होती है। हमने बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू किया, अब तक की जितने भी स्टडी पब्लिश हुई हैं सबको देखा, और सब में से हमें पता चला कि टोटल 28 स्टेटमेंट्स कैन मेजर डिमांड फॉर ग्रीन प्रोडक्ट्स, है ना। हमने 28 क्वेश्चंस निकाल लिए उसमें से, अब तक की जितनी स्टडी हो रखी थी उसमें से, ठीक है। अब ये 28 फैक्टर को लेकर के जाएं किसी पॉलिसी मेकर के पास, अब बोले कि इन सारे फैक्टर्स पे काम करो, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिजिबल नहीं है। तो इन 28 फैक्टर स्टेटमेंट्स को हमने क्या किया, डायमेंशन रिडक्शन करके थ्रू फैक्टर एनालिसिस 6 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये 6 फैक्टर्स आ गए हमारे पास F1 to F6, क्लियर। अब जो हमने मॉडल बनाया है क्या वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, और क्या वो वैलिड है ना। वो चेक करने के लिए हमने रिलायबिलिटी टेस्ट किया, जहाँ पे हमने क्रॉनबेक अल्फा देखा। क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू अगर 0.7 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, 1 के जितने पास होगी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू उतना अच्छा होता है, उतना रिलायबल, उतना कंसिस्टेंट होती है हमारी स्टडी। वैलिडिटी टेस्टिंग की, वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए हमने क्या किया, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। वहाँ पे हमने कन्वर्जेंट में क्या देखा, वैल्यू 0.3 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उन फैक्टर्स के बीच में, उन स्टेटमेंट्स के बीच में। और डाइवर्जेंट में या डिस्क्रिमिनेंट में हमने क्या देखा कि बाकी जो स्टेटमेंट है उनका कोरिलेशन कम होना चाहिए, 0.3 से कम होना चाहिए, तो वो वैलिड भी हो जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट करके हमको समझ में आ गया कि हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं उन चीज़ों को जो उसको मेजर करनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है वो सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहा है ग्रीन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को लेकर के, ठीक है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन पेपर बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हमारा बढ़िया, हम क्या किए, उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के पब्लिक के पास गए, उनसे रिस्पॉन्सेज लिया, फिर उनका मल्टीपल रिग्रेशन किया, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल था जो कि डिमांड था, और 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, 6 फैक्टर्स, ठीक है। अब मल्टीपल रिग्रेशन जब करते हैं तो जब उसका रिजल्ट आता है, बीटा की कुछ वैल्यू आती होगी, है ना, बीटा नॉट की, देन बीटा 1 की, बीटा 2 की, बीटा 3 की, एंड सो ऑन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था मल्टीपल रिग्रेशन कैसे करते हैं और उसके रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर इसी के बेस पे हम अपना एक इक्वेशन तैयार करेंगे और ये बताएंगे कि हाँ ये जो 6 फैक्टर्स हैं, इन 6 फैक्टर्स में से फैक्टर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फैक्टर 4 है, फिर फैक्टर 3 है, फिर फैक्टर 1 है। को जो बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू आई उससे हम लोग बता सकते हैं ना कि कौन सा बीटा सबसे ज़्यादा कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका रिसर्च करने का, रिसर्च एनालिसिस करने का, क्लियर। सो विद दिस यू आर डन विद सेकेंड यूनिट्स, ठीक है। अब 2 यूनिट रह गए हैं, अब गुडनेस ऑफ फिट मॉडल और बाकी सारी चीज़ें हैं वो करेंगे हम लोग। आप लोग तब तक ये जितने भी वीडियोस जब रिकॉर्ड हुए हैं उसको दोबारा रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को, जो क्लासेस मिस की हैं वो आ जाएंगे। अटेंडेंस मार्क कर दिया आप लोगों ने, पास इट, उनको बुला करके ये बंद कर। इसमें अटेंडेंस वाली क्या है?